हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना एग्जाम का तैयारी एकदम बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। तो आज हम फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए एक नया कोर्स लॉन्च किए हैं। तो वैसे विद्यार्थी जिनका एग्जाम अगले वर्ष है अर्थात जो 2027 में है, वो इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके अपना तैयारी कर सकते हैं। अभी आपको डेली बेसिस पे है ना 3 सब्जेक्ट का लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का। हाँ, बीच में कुछ दिन लेक्चर प्रोवाइड नहीं किया गया था, कुछ इशू था, कोई समस्या था, इसके वजह से अब आपको डेली लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आज जो है ना, आज हम लोग का मैथ्स का 12वां लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था, है ना, मतलब आप अब तक मैथ में हम लोग 11 लेक्चर कवर कर लिए हैं। और उन 11 लेक्चर में हम लोगों ने रिलेशन को समझा था, रिलेशन के बेसिक्स को समझा था, और फिर हम लोगों ने समझा था टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट, मतलब किसी समुच्चय पर परिभाषित होने वाले संबंध के प्रकार को समझा था और एकदम बेहतरीन तरीका से समझा था। इस तरह से समझा था, मतलब ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ना, इस तरीका से आपको बताया जा रहा है, इस तरह से आपको यहाँ पे मैथ पढ़ाया जा रहा है ना, शायद यूट्यूब पे आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो हम आपको एकदम बेसिक से लेके चलेंगे और एडवांस तक लेके जाएंगे ताकि आपको चीजें छूटे ना, कैसा भी सवाल पूछ लिया जाए एग्जाम में आपसे छूटे ना। ठीक है ना, उस तरीके से हम पढ़ाएंगे। ठीक है, फ्री होने का मतलब ऐसा नहीं है, अगर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको कुछ भी ऐसी उलूल जुलूल पढ़ा के छोड़ देंगे। नहीं, आपको जो भी हम पढ़ाएंगे हम सटीक पढ़ाएंगे और बेहतर पढ़ाएंगे। और अगर आप नए विद्यार्थी, आपको नहीं पता इसके बारे में, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में या फिर वीडियो सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आप वीडियो पड़ी हुई है, आप जा करके वीडियो को देखिए, आपको खुद अनुमान लग जाएगा कि हाँ, यहाँ पे जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है बेहतर है। ठीक है ना, बाकी हम ज़्यादा बोलेंगे तो नहीं, आप देखना चाहे तो आप खुद चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, आज हम लोग का मैथ्स का 12वां लेक्चर है। इससे पहले हम लोग ने 11 लेक्चर कवर कर लिया है, और 11 लेक्चर जो कवर किए हम लोग, उसमें बेहतरीन कंटेंट के साथ रिलेशन को समझ लिए हैं। आज उसी से आगे थोड़ा सा लेक्चर को बढ़ाएंगे और फिर अपन रिलेशन पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल करेंगे और फिर अपन प्रश्नमाला पा जाएंगे। ठीक है जी, तो आज जो हम बात करें, हम लोग जो पीछे बात कर लिए थे, है ना, किसी समुच्चय पर परिभाषित होने वाले संबंध के प्रकार को हमने बात कर लिया था। हमने क्या बात किया था लास्ट लेक्चर में, हमारा अध्याय फर्स्ट चल रहा है मैथ में। मैथ का हमारा अध्याय क्या चल रहा है, इसमें जो अध्याय चल रहा है, अध्याय 1 चल रहा है। ठीक है, अब इसमें जो हम बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में बताए थे, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था किसी समुच्चय पर परिभाषित होने वाले संबंध के प्रकार, है ना। हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था इसमें हम लोगों ने क्या बात किया था, किसी समुच्चय पर परिभाषित किए जाने वाले, किसी समुच्चय पर परिभाषित, है ना, किए जाने वाले संबंध के प्रकार, किए जाने वाले ना संबंध के प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ रिलेशन और सेट। और इसमें हम लोगों ने बात किया था कुल 5 तरह का रिलेशन परिभाषित किया जाता है कोई भी समुच्चय पर। क्या क्या था, सबसे पहला जो हम लोगों ने बात किया था वो बात किया था तत्समक संबंध, तत्समक संबंध। ठीक है ना, उसके बाद दूसरा हम लोगों ने बात किया था, है ना, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। ठीक है, पहला तत्समक संबंध, दूसरा स्वतुल्य संबंध। तीसरा हम बात किए थे सम्मित संबंध, सम्मित संबंध। चौथा हम लोग बात किए थे, है ना, संक्रमक संबंध, संक्रमक संबंध। और जो लास्ट बात किए थे हम, पांचवा बात कर रहे थे तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध। ठीक है ना, स्वतुल्य संबंध को बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन,
आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। दूसरा होता है रिफ्लेक्सिव, स्वतुल को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, है ना। तीसरा सममित को बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन है ना। संक्रमण को बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, और लास्ट तुल्यता को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये 5 तरह का रिलेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था। अगर आप लोग पिछले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट वही रहेगा कि जाके देखिए पहले 11 लेक्चर को, तब यहाँ आएंगे तब आपको बेहतर समझ में आएगी। क्योंकि हम देखिए अब ज्यादा ही सब पर बात नहीं करें, थोड़ा सा सबको रिकॉल करवाएंगे और फिर अपन क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है ना। तो अगर नहीं देखे आप लोग पीछे वाला लेक्चर तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा आप लोगों से कि पहले जाके पीछे वाले लेक्चर को देखिए और तब यहाँ आइए, तब आपको चीजें बेहतर समझ में आएगी, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा इस सबको अगर रिकॉल कर ले हम, थोड़ा सा इस सबको रिकॉल कर ले हम, तो क्या होता है तत्समक संबंध होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई भी समुच्चय है, कोई भी समुच्चय ए है, कोई भी समुच्चय पर परिभाषित कोई संबंध तत्समक कब होता है। हम इसको शॉर्ट में सबको हम लिख देंगे डिफिनेशन, शॉर्ट में डिफिनेशन लिख देंगे सबका। अब ऐसा नहीं बोलिएगा कि सर आप फिर से पूरा बताइए, फिर से पूरा बताएंगे तो फिर भाई समय लगेगा उसमें ना। तो मान लेते हैं कि कोई भी संबंध है ना, मान लेते हैं कि आर एक रिलेशन है, आर एक रिलेशन है, आर इज ए रिलेशन सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू ए। आर एक रिलेशन है जो ए से ए में परिभाषित किया गया है, सिंपल बात है। आर एक संबंध क्या है, आर एक क्या है, संबंध है, आर एक रिलेशन है जो सेट ए से ए में परिभाषित किया गया है। तो आर अगर ए से ए में परिभाषित एक संबंध है तो आर जो है ना वो क्या होगा, तत्समक संबंध कब कहलाएगा। आर जो है तत्समक संबंध तब कहलाएगा जब ए कोमा ए, केवल ए कोमा ए बोलेंगे, है ना। मतलब सेट ए पर परिभाषित कोई संबंध जो आर है, ये तत्समक संबंध तब कहलाता है जब सेट ए का प्रत्येक अवयव अपने आप से और केवल अपने आप से रिलेटेड हो, दूसरा से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, केवल अपने आप से होना चाहिए। तो यहां पे हम एक शब्द लिख रहे हैं कि केवल, है ना, केवल ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, केवल ई रिलेशन में होना चाहिए। केवल शब्द का इस्तेमाल किए हैं, है ना। जहां ए क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, सबके लिए होना चाहिए। सेट ए में जितने भी एलिमेंट होगा, सेट ए में जितने भी एलिमेंट होगा, सब एलिमेंट केवल अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, तब जाके उस संबंध को अपन बोलेंगे तत्समक संबंध, केवल अपने आप से, कोई दूसरा से नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्वतुल में क्या था, स्वतुल में क्या होता है ना, स्वतुल में होता है क्या कि कोई भी सेट ए पर परिभाषित कोई संबंध आर, है ना, स्वतुल्य संबंध कब कहलाता है, जब सेट ए का प्रत्येक अवयव अपने आप से रिलेटेड हो। केवल अपने आप से नहीं होना चाहिए, खाली अपने आप से होना चाहिए, उसके अलावा दूसरा से भी हो तब भी ठीक, ना हो तब भी ठीक, लेकिन अपने आप से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या है कि केवल अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, दूसरा से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, अपने आप से खाली रिलेटेड हो, दूसरा से रहेगा तब भी ठीक, ना रहेगा तब भी ठीक। तो यहाँ पे केवल शब्द नहीं आएगा, यहाँ पे केवल क्या आएगा, ए कोमा ए जो है ना वो बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, सबके लिए। सेट ए पर परिभाषित कोई संबंध आर जो है ना वो कब, स्वतुल्य संबंध कब होगा, जब सेट ए का प्रत्येक अवयव अपने आप से रिलेटेड होगा, दूसरा से रिलेटेड नहीं, सॉरी, दूसरा से भी हो तब भी ठीक, ना हो तब भी ठीक, लेकिन अपने आप से होना चाहिए। लेकिन तत्समक में क्या होगा, तत्समक में केवल अपने आप से होना चाहिए, दूसरा से नहीं होना चाहिए। और इसको हम बेहतर क्लियर किए थे हम पिछले लेक्चर में, नहीं देखे हम तो यही बोलेंगे बाबू, मेरा रिक्वेस्ट सही रहेगा जाके देखिए, ठीक है ना। अब ऐसी मजा नहीं आएगा, ऐसे देखिएगा तो कोई मजा नहीं आएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा चीजें। तो ऐसी जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल भी अगर लेके अगर हम चलें थोड़ा थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए सेट ए में कुछ एलिमेंट हैं, जैसे मान लेते हैं सेट ए में जो एलिमेंट हमको दिया गया, लेट सपोज मान लेते हैं कि सेट ए में कोई एलिमेंट लिया गया, जैसे मान लिया 1 है 2 है और 3 है, 3 एलिमेंट दिया गया है, 1 है 2 है और 3 है, 3 एलिमेंट दिया गया है।
तो सेट ए पर परिभाषित कोई संबंध जो आर है, आर क्या होना चाहिए, आर क्या होना चाहिए, तत्समक संबंध कब कहलाएगा, जब सेट ए का प्रत्येक अवयव अपने आप से और केवल अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, कोई दूसरा से नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स क्या कि जो आर में आएगा ना, आर में 1 का सेटिंग 1 से होगा, 2 का सेटिंग 2 से और 3 का सेटिंग 3 से, बस इसके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है चीजें, एक अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन लेकिन सौतुल्य में क्या है ना, सौतुल्य में क्या होगा, सेट ए पर परिभाषित जो संबंध आर है वो सौतुल्य कब होगा, सौतुल्य के लिए क्या है कि इतना क्राइटेरिया होना चाहिए, मतलब अपने आप से तो रिलेटेड होना चाहिए, 1,1 2,2 और 3,3 इतना है तो सौतुल्य है। इसके बाद अगर इसमें और कोई दूसरा भी इंटर मार दिया, जैसे मान लीजिए और दूसरा, जैसे मान लीजिए 2 1 से रिलेटेड हो गया, मान लीजिए 2 1 से रिलेटेड हो गया, फिर भी सौतुल्य रहेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें केवल अपने आप से होना चाहिए, यहाँ पे अपने आप से होना चाहिए, इसके अलावा और दूसरा से भी रहे तब भी ठीक, ना रहे तब भी ठीक, लेकिन अपने आप से इतना होना ही चाहिए। सौतुल्य के लिए, सौतुल्य के लिए इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। इसके बाद अगर और भी एलिमेंट आएगा तब भी ठीक, ना आएगा तब भी ठीक, लेकिन इतना होना चाहिए। यहाँ पे इसलिए केवल शब्द नहीं आया है, अपने आप से खाली हो, कोई दूसरा से भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है ना। तो ये है सौतुल्य संबंध, है ना। अच्छा, अगर बात करें हम समित का, तो समित में क्या बताए थे हम, समित में हमने बताया था कि सेट ए में परिभाषित कोई संबंध समित कब होगा, यदि, आराम समझिएगा, यदि ए कोमा बी, अगर ए बिलोंग्स टू रिलेशन है तो बी कोमा ए भी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, तब होगा। अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी को ए से भी होना चाहिए, अगर ई है तब ही होना चाहिए, ई ना रहे तो कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर देखें, जैसे अगर मान लीजिए रिलेशन उठा ले आर, आर में अगर मान लीजिए 1 रिलेटेड है 2 से, अगर ए कोमा बी है तो फिर 2 को भी 1 से रिलेटेड होना पड़ेगा, तब जाके समित कहलाएगा, तब सिमेट्रिक होगा। समझ में आ रहा है चीजें। जैसे और ले लेते हैं, जैसे मान ले आर, एक और रिलेशन इसी पे ले लेते हैं, जैसे मान ले एक और रिलेशन है सेट ए पर परिभाषित R1, जैसे मान लीजिए, तो जैसे मान लीजिए 1 1 से रिलेटेड है, इसमें जो एलिमेंट है 1 1 से, तो ए बी से है तो इसको फ्लिप करेंगे ना तो फिर ए बी से हो जाएगा। अरे इसको आजू बाजू लिख देते तो क्या दिक्कत हो जाएगा, ए बी से है तो इसको पलटला पर फिर 1,1 आएगा, 1,1 है तो फिर पलटेंगे, ए कोमा बी है तो बी कोमा 1 आना चाहिए, फ्लिप करना पर वही होना चाहिए। तो 1,1 रिलेशन में है तो फ्लिप करना पर फिर 1,1 रहेगा, वो रिलेशन में रहेगा ही। सिमेट्रिक है अभी, अभी है सिमेट्रिक। लेकिन अगर खाली हम यहाँ पे लिख दें 1,3 तो कहता है बताइए सिमेट्रिक है, नहीं। क्यों, क्योंकि 1,3 तो है लेकिन फ्लिप करा, अगर ए कोमा बी है तो बी कोमा ए को भी होना चाहिए, 1,3 है तो 3,1 को भी होना चाहिए, तब सिमेट्रिक होगा। मतलब 1,3 है तो वहां पे अगर 3,1 भी आएगा तब जाके सिमेट्रिक होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इस टाइप की चीजें होता है सिमेट्रिक में, ठीक है, हम बताए थे। संक्रमक में हमने क्या बताया था, ट्रांजिटिव रिलेशन में हमने बताया था आप लोगों को, ट्रांजिटिव रिलेशन में बताए थे कि यदि, संक्रमक में क्या बताए थे हम, यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, अगर ए बी से रिलेटेड है एंड बी कोमा सी रिलेटेड है, अगर ए रिलेटेड है बी से और बी रिलेटेड है सी से, तो ए को भी सी से रिलेटेड होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन है तब उसको होना चाहिए, समझना ना चीजें। अगर ए कोमा बी है रिलेशन में और बी कोमा सी है रिलेशन में, ए बी से रिलेटेड है और बी सी से है, तब फिर ए को भी सी से रिलेटेड होना पड़ेगा। बाकी इसको हम बहुत बेहतर कवर किए हैं पीछे। अब देखिए छोटा सा लेक्चर, मतलब उतना बड़ा उतना डीप में जब उधर पढ़ाए उसको फिर से पढ़ाए तो टाइम टेकन है ना, अब उसको थोड़ा सा समराइज करके बता रहे हैं, जाहिर सी बात है शॉर्ट में बताएंगे। अगर आपको डिटेल में जानना है तो पिछले वाले लेक्चर को देखना पड़ेगा, वहां पर हमने बेहतर तरीका से कवर किया है ना। समझ में आ रहा चीजें। तो अगर आपको यहाँ पे चीजें अगर थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है, कॉम्प्लेक्स लग रही हो, तो आप जाके पीछे देखिए, एकदम बहुआ लेखा समझ में आ जाएगा भाई, एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए रिलेशन, ठीक है ना। तो ये बात बोल रहा है कि संक्रमक में क्या होगा, अगर ए कोमा बी रिलेशन में है और बी कोमा सी है, अगर ए बी से रिलेटेड है बी सी से है, तब ए को भी सी से होना चाहिए, तब वो रिलेशन क्या रहेगा, तब वो रिलेशन रहेगा आपका संक्रमक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, मान लीजिए कोई रिलेशन आर है, इसमें अगर मान लीजिए 1 2 से है, 1 रिलेटेड है 2 से और 2 रिलेटेड है 3 से, ये दोनों रिलेशन में आ रहा है ना,
वन दो से रिलेटेड है और दो तीन से, तो फिर वन को भी तीन से होना चाहिए ना। एक दो से है, दो तीन से है, तो फिर एक को भी तीन से होना चाहिए, तब जाके रिलेशन क्या होगा, संक्रमक होगा। क्लियर है, ये हम बता दिए। तुल्यता संबंध में क्या होता है? तुल्यता संबंध में होता है कि जो रिलेशन स्वतुल्य भी हो, संक्रमित भी हो और संक्रमक भी हो, उसको बोलेंगे तुल्यता। तो तुल्यता संबंध क्या है? तुल्यता संबंध कुछ नहीं है जी, सिंपल स्वतुल्य, स्वतुल्य भी हो, है ना, स्वतुल्य तथा स्वतुल्य, समित तथा संक्रमक तीनों होना चाहिए, है ना। स्वतुल्य भी होना चाहिए, समित भी होना चाहिए, संक्रमक भी होना चाहिए। स्वतुल्य, स्वतुल्य, समित तथा संक्रमक, जो रिलेशन ये तीनों है, स्वतुल्य भी है, समित भी है और संक्रमक भी है, उसको बोलेंगे तुल्यता। क्लियर है चीजें? तो ये हम थोड़ा सा समराइज वे में बता दिए आपको, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, बात करते हैं आगे। हमसे दो रिलेशन और छूट गया था बाबू, है ना, उसको हम कवर कर लेते हैं, तब अपन आ जाएंगे फिर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के ऊपर। ठीक है, तो दो रिलेशन कौन सा छूटा था? एक था सार्वत्रिक संबंध, है ना, एक है सार्वत्रिक संबंध जिसको यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं, और एक होता है आपका कौन रिलेशन? इम्पटी रिलेशन, रिक्त संबंध बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों को जल्दी से कवर करते हैं अपन, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई भी स्टेट पर परिभाषित होने वाला दो तरह का संबंध होता है। एक होता है सार्वत्रिक संबंध जिसको यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं, है ना। हम लोग बात करने वाले हैं सार्वत्रिक, हम रिलेशन और सेट पर बात करेंगे। किसी किसी समुच्चय पर परिभाषित होने वाला कोई संबंध सार्वत्रिक संबंध कब कहलाएगा, हम सब वही बात करेंगे, सार्वत्रिक और इम्पटी दोनों रिलेशन और सेट पर ही बात करेंगे। ठीक है ना, तो हम जो रिलेशन और सेट पर ही बात करने वाले हैं, तो इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सार्वत्रिक संबंध। एक छूट गया था हम लोग का, सार्वत्रिक, और यहाँ सवाल पूछ दिए जाते हैं। सार्वत्रिक संबंध ना, सार्वत्रिक संबंध इंग्लिश में इसको बोला जाता है यूनिवर्सल रिलेशन, है ना। यहाँ पे हम दो सेट के लिए बात कर लेते हैं पहले, फिर एक सेट के लिए बात कर लेंगे। ठीक है ना, पहले दो सेट के लिए बात कर लेते हैं, उसके बाद देखिए इसका नाम है क्या है, यूनिवर्सल, मतलब सब रिलेशन इसी के अंदर आना चाहिए। यूनिवर्सल है जी, यूनिवर्सल, समझ में आ रहा है? सार्वत्रिक मतलब सब, जितना भी रिलेशन सब इसी में है सम्माहित। तो सार्वत्रिक संबंध क्या होता है? सार्वत्रिक संबंध होता है कि अगर मान ले आपको आपके पास दो सेट दिया गया, तो उन दोनों समुच्चय पर परिभाषित संबंध जो होता है, सार्वत्रिक संबंध तब होता है जब एक सेट का प्रत्येक अवयव सेट बी के प्रत्येक अवयव से रिलेटेड हो। देखिए पहले लिखते हैं डेफिनेशन, फिर आपको समझाते हैं। सार्वत्रिक संबंध मान लीजिए हम दो सेट के लिए बात कर रहे हैं, है ना, सेट ए से चलिए, सेट ए से बी पर परिभाषित, सेट ए से बी पर परिभाषित कोई संबंध आर, कोई संबंध आर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि यदि सेट ए का प्रत्येक अवयव, सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी के प्रत्येक अवयव से संबंधित हो। ठीक है, सिंपल बात है। मतलब कोई भी सेट ए है, कोई भी सेट ए पर परिभाषित कोई संबंध आर जो है, वो सार्वत्रिक संबंध कब कहलाएगा? जब सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी के प्रत्येक अवयव से संबंधित हो, मतलब पूरा का सेट एक पूरा से होना चाहिए। जैसे मान लीजिए, आराम समझिए, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें, जैसे मान लीजिए जो कोई रिलेशन मेरे पास आर डिफाइन किया गया, आर इज रिलेशन सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू ए, सो ए टू ए नहीं, ए टू बी,
मेरे पास दो सेट लिए अभी, एक के लिए बाद में बात करेंगे, ठीक है। ए टू बी आर रिलेशन सच डेट इट डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू बी, मतलब आर एक संबंध है जो ए से बी में डिफाइन किया गया है, ठीक है। अच्छा ए का वैल्यू है कितना, मान लेते हैं कि ए में जो एलिमेंट लिया गया है, ए में एलिमेंट है ए बी, ठीक है ना, और बी में जो एलिमेंट है वो है कितना, अल्फा बीटा गामा, सपोज डेट, है ना। ए में एलिमेंट है ए बी और बी में एलिमेंट है अल्फा बीटा गामा, और सेट ए से बी पर परिभाषित एक संबंध है, ये है और ये है आपका बी, ये आपका सेट ए है और ये है आपका सेट बी, और इससे इस पर एक रिलेशन परिभाषित किया गया आर, ठीक है। ये ए है और ये बी है, इसमें अल्फा बीटा और गामा, तो सेट ए से बी पर परिभाषित कोई संबंध आर, ये जो आर है यूनिवर्सल कब होगा, आर सार्वत्रिक संबंध तब होगा जब ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव से रिलेटेड हो, मतलब ए के प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव से, मतलब ए का सेटिंग अल्फा से भी हो, ए का सेटिंग बीटा से भी हो, और ए का सेटिंग गामा से भी हो। वैसे ही बी का सेटिंग अल्फा से भी हो, बी का सेटिंग बीटा से भी हो, और बी का सेटिंग गामा से भी हो। अगर इतना कंडीशन को फॉलो कर रहा है तब ए से बी में परिभाषित संबंध सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा, मतलब प्रत्येक सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी के प्रत्येक अवयव से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब जो आर का वैल्यू आया, आर जो यूनिवर्सल रिलेशन का जो बात वैल्यू आया वो कितना आया, ए किससे रिलेटेड है, वो कितना आया, ए रिलेटेड है अल्फा से, ए बीटा से भी रिलेटेड है, और ए रिलेटेड है गामा से भी। उसी प्रकार से बी के भी साथ भी वही है, बी रिलेटेड किससे है, बी अल्फा से भी रिलेटेड है ना, उसके बाद बी रिलेटेड है बीटा से, और बी रिलेटेड है किससे, गामा से। ये है यूनिवर्सल रिलेशन, सब रिलेटेड है। एक बात बताइए, ये तो समझ में आ गया, थोड़ा सा एक चीज और रिकॉल कीजिए, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है ए कोमा बी, और बी का वैल्यू कितना है, सेट बी में एलिमेंट है अल्फा बीटा और गामा। अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले दोनों का, हाँ कार्तीय गुणन निकालने के लिए हम बताया पीछे जाकर देखिए, नहीं देखे तो हम अगर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालें, आप 11 में भी सीखे होंगे, ए कार्तीय गुणन बी, है ना, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या होता है, सेट ए का सेट बी के एलिमेंट के साथ जितना भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है सबको लिख दो, वही तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, ए का अल्फा से भी ऑर्डर्ड पेयर बनेगा तो ए अल्फा, ए का बीटा से भी बनता है तो ए बीटा, और ए का गामा से भी बनेगा तो ए गामा। उसी प्रकार से बी का अल्फा से भी बनेगा तो बी अल्फा, बी का बीटा से भी ऑर्डर पेयर बनेगा तो बी बीटा, और बी का गामा से बनेगा तो बी गामा। अब एक बात बताइए, तुमको ऐसा नहीं लग रहा है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का जो वैल्यू है वही है रिलेशन का वैल्यू, यूनिवर्सल रिलेशन का, तो ये जो यूनिवर्सल रिलेशन आर है ये कुछ और नहीं है बल्कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी ही तो है। तो सिंपल वे में काहे नहीं बोल दिया जा रहा है भाई कि सेट ए से सेट बी में परिभाषित कोई संबंध जो आर होगा वो सार्वत्रिक संबंध होगा। सार्वत्रिक संबंध कब होगा, सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी के प्रत्येक अवयव से रिलेटेड हो, दैट मींस क्या, दैट मींस कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी हो, मतलब सेट ए से सेट बी में परिभाषित सार्वत्रिक संबंध का मतलब क्या, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। समझ में आ रहा है चीजें, तो यहां से हमको यहां से कंक्लूजन क्या समझ में आया, ऊपर बिठा देते हैं हम, आप लिख लिए होंगे, है ना। यहां से हमको कंक्लूजन एक बात समझ में आ गया, सार्वत्रिक संबंध जब पढ़ रहे हैं तो यहां से हमको एक कंक्लूजन समझ में आया, क्या कंक्लूजन, यहां से हमको एक कंक्लूजन समझ में ये आया कि सेट ए से बी पर परिभाषित सार्वत्रिक संबंध का मतलब क्या, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी ही तो होगा। देख लीजिए, सेट ए से सेट बी पर परिभाषित कार्टेशियन प्रोडक्ट, सॉरी, सेट ए से सेट बी पर परिभाषित सार्वत्रिक संबंध का मतलब क्या होता है कि सेट ए के प्रत्येक अवयव सेट बी के प्रत्येक अवयव से रिलेटेड हो। और अगर ऐसा हो रहा है तो जो रिलेशन आता है, रिलेशन का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के बराबर आ रहा है, इसके बराबर तो आ रहा है। इसका मतलब ये है
यहां से हमको पहला कंक्लूजन ये समझ में आया, पहला बात ये समझ में आ गया हमको कि क्या, कि सेट ए से बी में परिभाषित सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध, सेट ए से बी में परिभाषित सार्वत्रिक संबंध बराबर होगा ए कार्डियल प्रोडक्ट बी के। सिंपल बात है। और इसी प्रकार से अगर दूसरा अगर उल्टा करके पूछ देगा कि सेट बी से है ना, उल्टा करके पूछ दिया कि सेट बी से, लिख देते हैं, सेट बी से ए में, सेट ए बी से ए में परिभाषित सार्वत्रिक संबंध। तो ए से बी में पूछा तो ए कार्डियल प्रोडक्ट बी आया, तो बी से ए में पूछा तो क्या हो जाएगा, बी कार्डियल प्रोडक्ट ए आएगा। उल्टा, सिंपल बात तो है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब एक बात आप खुद सोचिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट कितने होते हैं बताएं आप लोग को। अगर हम आप लोग को बताए हैं इस चीज, अगर आराम सुनिए, अगर इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू ए है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू बी है ना, स्मॉल बी है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कितना होता है, ये दोनों के एलिमेंट को गुना कर दो तो कितना होता है ए बी। और आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए का वो है 2 गो, यहाँ पे 2 गो है ना, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है 3 गो है। तो इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट कितना होना चाहिए, 3 दूनी 6। तो यहाँ पे देख लीजिए 6 गो है, 1 2 3 4 5 6। और यही चूंकि सार्वत्रिक रिलेशन है इसलिए इसमें भी एलिमेंट क्या है 6। समझ में आ रहा है ना। तो यहां से हमको एक बात ये भी समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, समझ में आ गया कि यदि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू ए है तथा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू बी है, तो क्या बोल देंगे, तो ए से बी में, आराम समझिएगा, तो ए से बी में या बी से ए में, बी से ए में परिभाषित होने वाले, परिभाषित किए जाने वाले सार्वत्रिक संबंध में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कै हो जाएगा, कै गो एलिमेंट हो जाएगा बताइए। तो बताइए ए में अगर ए एलिमेंट है और बी में बी एलिमेंट है, तो बताइए सार्वत्रिक संबंध में परिभाषा अवयव की संख्या कितना होता है, कितना हो जाएगा बताइए। इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितना एलिमेंट होगा और कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना एलिमेंट हो जाएगा ए बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना एलिमेंट होता है ए बी, ठीक है ना। क्योंकि यही तो भाई एक सेट ए से बी में परिभाषित सार्वत्रिक संबंध का मतलब क्या है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, और बी से ए में परिभाषित का सार्वत्रिक संबंध का मतलब क्या है, बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, अरे है ना। और हमको ये बात पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का बात करें या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का बात करें, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होता है, हम पढ़ाए थे पीछे। हाँ दोनों बराबर नहीं होता है आपस में, लेकिन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होता है। और चूंकि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होता है इसलिए ए से बी में या फिर बी से ए में आप जो भी सार्वत्रिक संबंध डिफाइन करोगे उसमें अवयव की संख्या कितना होगा, जितना इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में होगा, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में होता कितना है ए बी, तो ए बी के बराबर होगा उसमें भी। सिंपल है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एग्जाम्पल क्या मिलेगा, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल आपको दिया, एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन दिया कि यदि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू 4 तथा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू 5, तो ए से बी में परिभाषित है ना सार्वत्रिक संबंध में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा आप खुद सोचिए।
ए में 4 एलिमेंट और बी में 5 एलिमेंट, तो ए से बी में परिभाषित अवयव की संख्या कितना हो जाएगा, जितना इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में होगा, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना होगा, इन दोनों को गुना कर लीजिए तो सिंपल हो जाएगा 4 गुना 5 यानी 5 का क्या है 20 को, बस खत्म, एलिमेंट निकल गया। ठीक है ना, तो ये आपका यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या है कि सबका सबके साथ सेटिंग होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है चीजें? ठीक है ना, थोड़ा सा अगर और इसको यूनिवर्सल रिलेशन को थोड़ा सा और अगर एक सेट पर डिफाइन करें, है ना, कोई सेट ए के लिए बात करें, ठीक है ना, बात करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ सेट। ठीक है, हम बात करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ सेट। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ सेट। रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ सेट मतलब किसी समुच्चय पर परिभाषित होने वाले सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक जैसे मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कि कोई सेट ए है, मान लेते हैं कि कोई सेट ए है, लेट लेट, है ना, ए इज नॉन एम्पटी, मान लेते हैं कि ए एक अरिक्त समुच्चय है, रिक्त नहीं है ना, माना कि ए क्या है, अरिक्त समुच्चय है, माना कि ए एक क्या है, अरिक्त समुच्चय है, समुच्चय है। ठीक है ना, और एक रिलेशन आर डिफाइंड किया गया है, आर इज अ रिलेशन सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू ए। एक ही सेट पर तो परिभाषित करना है, हम क्या पढ़ रहे हैं, किसी समुच्चय पर परिभाषित, एक ही समुच्चय होना चाहिए, यहाँ पे समुच्चय दो नहीं है, पीछे जो बात की उसमें दो समुच्चय था ए और बी, लेकिन यहाँ पे एक ही सेट रहेगा और इस पर यूनिवर्सल रिलेशन डिफाइन करना है। तो आप जाहिर सी बात सोचिए ना यार, कि अगर मान लीजिए एक ही सेट पर अगर यूनिवर्सल रिलेशन हमको डिफाइन करना है, तो सिंपल बात क्या है कि एक ही सेट का उसी सेट के प्रत्येक एलिमेंट के साथ सेटिंग होना चाहिए। दैट मीन्स क्या, जैसे मान लेते हैं कि सेट ए में मान लेते हैं कि सेट ए में जो एलिमेंट दिया गया है वो एलिमेंट दिया गया है ए बी और सी। ठीक है ना, और सेट ए से ए पर एक यूनिवर्सल रिलेशन डिफाइन किया गया है, सेट ए से ए पर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है ए आर, है ना, ए से ए पर, और यह एक यूनिवर्सल रिलेशन है। और यूनिवर्सल रिलेशन का डिफिनेशन ही क्या बोलता है बताइए, इसमें एलिमेंट है ए बी सी, इसमें भी रहेगा ए बी सी। यूनिवर्सल रिलेशन का डिफिनेशन ही क्या बोलता है कि प्रत्येक एलिमेंट प्रत्येक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे ए जो है ना, इधर ए से भी रिलेटेड होगा, ए बी से भी होगा और ए सी से भी होगा, उसी प्रकार से बी ए से भी होगा, बी बी से भी होगा और बी सी से भी होगा, और सेम सेम इसी प्रकार से सी ए से भी होगा, सी बी से भी होगा और सी सी से भी होगा, तब जाके क्या बनेगा, यूनिवर्सल रिलेशन बनेगा। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब ही होता है कि प्रत्येक एलिमेंट प्रत्येक से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहां से जो आर आया, जो आर यहां से आया, रिलेशन आर, इसमें क्या आया, ए से भी है, क्या आया, ए से आया, ए बी से भी आया और ए सी से भी आया। ठीक है, उसी प्रकार से बी ए से भी आया, बी बी से भी रिलेटेड है और बी सी से भी रिलेटेड है। सेम इसी प्रकार से सी ए से भी रिलेटेड है, सी बी से भी रिलेटेड है और सी सी से भी रिलेटेड है। ये यूनिवर्सल रिलेशन।
यूनिवर्सल रिलेशन है। और आप लोग ध्यान से अगर देखिएगा तो आप क्या समझिएगा, आप पाइएगा कि अगर आपको ए दिया है, ए का अर्जियन प्रोडक्ट ए भी अगर आप निकालिएगा तो ए का अर्जियन प्रोडक्ट ए का वैल्यू कितना आएगा, ए में कितना एलिमेंट है, ए बी सी, है ना। कार्डियन प्रोडक्ट फिर ए में वैल्यू कितना है, ए बी सी। तो ए कार्डियन प्रोडक्ट ए निकालिएगा तो आपको क्या आएगा, ए का इसके साथ कितना ऑर्डर पेयर बन सकता है, जो जो बन सकता है सबको लिखिए। तो क्या बनेगा, ए से आएगा, ए बी से, फिर क्या आएगा, ए सी से, सेम बी ए से, है ना, ना बनेगा बी का ए से ऑर्डर पेयर, फिर बी का बी से, फिर बी का सी से, है ना, फिर बी का बी से, और फिर बी का सी से। और सेम क्या बनेगा, ए का ए, सॉरी सी का ए से बनेगा ऑर्डर पेयर, तो सी का ए से बनेगा, फिर सी का बी से बनेगा, और फिर सी का सी से बनेगा। आप ध्यान से देख लीजिए, क्या दोनों सेम नहीं है क्या। और वैसे भी हम बताए हैं कि सेट ए से बी पर परिभाषित सार्वत्रिक संबंध का मतलब क्या होता है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। तो उसी प्रकार से ए से ए पर परिभाषित सार्वत्रिक संबंध का मतलब क्या होगा, परिभाषित सार्वत्रिक संबंध का मतलब होगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। मतलब ये कुछ और नहीं है भाई, ये क्या है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए ही तो है, ठीक है ना। तो अगर किसी समुच्च पर परिभाषित सार्वत्रिक संबंध को अगर डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे कि किसी समुच्च पर परिभाषित, किसी समुच्च पर परिभाषित कोई संबंध आर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि उस सेट का, या कि समुच्च ए पर लिख लीजिए, किसी समुच्च ए पर परिभाषित, तो आज इसको बढ़िया से लिख देते हैं, इस समुच्च ए पर, है ना, पर परिभाषित कोई संबंध आर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि सेट ए का प्रत्येक अवयव, सेट ए का प्रत्येक अवयव से रिलेटेड हो, प्रत्येक अवयव से क्या हो, संबंधित हो। है ना, तब ना होगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, अर्थात इसके कहने का मतलब क्या है, अर्थात यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको समझ में भी आए। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है, अर्थात ये है ए कोमा बी जो है ना, वो बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। बस ये बात है, इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब आपस में रिलेटेड होना चाहिए, सब, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए, सब आपस में रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है ना, सिंपल बात वही है, ठीक है। यानी यहां से एक बात और ये भी समझ में आ गया कि कोई भी सेट ए पर परिभाषित कोई संबंध सार्वत्रिक संबंध का मतलब क्या होता है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। यहां से हमको एक बात ये भी समझ में आया, नोट पॉइंट में क्या समझ में आया कि सेट ए पर क्या क्या समझ में आया, पहला हमको समझ में आया कि किसी समुच्च ए पर परिभाषित सार्वत्रिक संबंध का मतलब कितना है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट है, सिंपल बात। ये समुच्च ए पर परिभाषित सार्वत्रिक संबंध का मतलब सिंपल क्या है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट है, यही तो है, देख लीजिए, है ना। और दूसरा अगर मान लीजिए ऐसे लिखे कि समुच्च बी पर परिभाषित सार्वत्रिक संबंध का मतलब क्या हो जाएगा बताइए, तो आप क्या बोल दिएगा, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, खत्म, यही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सार्वत्रिक संबंध। एक बात और याद रखिएगा, नोट पॉइंट एकदम इंपॉर्टेंट है कि कोई भी समुच्च पर
केवल और केवल एक सार्वत्रिक संबंध परिभाषित किया सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा कर दीजिएगा, सबका सबसे रिलेटेड होना चाहिए। तो भाई एक ही तो ऐसा होगा, एक ही रिलेशन तो ऐसा बनेगा जिसमें सब एलिमेंट सबसे रिलेटेड होगा, और तो कुछ है नहीं। तो केवल एक सार्वत्रिक संबंध डिफाइन कर सकते हैं आप कोई भी समुच्च पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे नोट पॉइंट में लिख देंगे क्या, कि किसी समुच्च पर केवल, किसी समुच्च पर केवल और केवल एक, केवल और केवल सिर्फ एक सार्वत्रिक संबंध परिभाषित किया जा सकता है। संबंध परिभाषित है ना, किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है चीजें। एक ही वो परिभाषित कर सकते हैं, अपन ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा कि अगर कोई भी सेट ए पर परिभाषित सार्वत्रिक संबंध में अवयवों की संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए अगर ए गो है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए का गो है, ए गो है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए का आर्डियन प्रोडक्ट ए कितना हो जाएगा बताइए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए गो है ना, यदि 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 नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए गो है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए का आर्डियन प्रोडक्ट ए कितना हो जाएगा बताइए। ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए गुना नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्या है, ए गो, और गुना ए, यानी ए के क्या हो जाएगा, स्क्वायर। आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, ऐसा यहाँ पे देख भी पा रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ सेट ए क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यहाँ क्या है, तीन गो है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए तीन गो है, तो क्या होना चाहिए, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए का आर्डियन प्रोडक्ट ए क्या होना चाहिए बताइए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए का आर्डियन प्रोडक्ट ए इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, ये ए को है तो ए के स्क्वायर, तो यहाँ तीन है तो क्या के स्क्वायर हो जाएगा, तीन के, और तीन के स्क्वायर का मतलब कितना, 9। अब देख लीजिए आप, 9 को है इसमें एलिमेंट, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। और यही एलिमेंट जो होता है ना, इतना ही एलिमेंट सार्वत्रिक संबंध में होता है, क्योंकि सार्वत्रिक संबंध का मतलब ही क्या है, एक आर्डियन प्रोडक्ट ए। सार्वत्रिक संबंध का मतलब ही क्या है, एक आर्डियन प्रोडक्ट। कोई भी समुच्च पर परिभाषित या कोई भी समुच्च ए पर परिभाषित सार्वत्रिक संबंध का मतलब ही है एक आर्डियन प्रोडक्ट ए। एक आर्डियन प्रोडक्ट में ए में जितने एलिमेंट होगा उतना उसके सार्वत्रिक संबंध में भी होगा, उतना ही तो होगा। इसमें भी 9 ही एलिमेंट है। तो यहाँ से हम लिख देंगे, यहाँ से एक बात हम लिखेंगे, ये भी आप नोट पॉइंट बना के लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे कि किसी समुच्च ए पर, है ना, किसी, ऐसा लिख देंगे, यदि यदि किसी समुच्च ए में, ऐसे, यदि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू ए हो तो ए पर परिभाषित किए जाने वाले सार्वत्रिक संबंध में कुल अवयवों की संख्या कितना हो जाएगा बताइए, ए का स्क्वायर हो जाएगा, जितना इसके कार्डियन प्रोडक्ट में होगा। है कि नहीं बात, सिंपल बात है। तो ए में अगर ए एलिमेंट है तो इसके कार्डियन, इसमें मतलब सॉरी, इसके सार्वत्रिक संबंध में परिभाषित अवयवों की संख्या कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, मान लेते दे देगा कि यदि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू 5 हो तो सेट ए पर परिभाषित किए जाने वाले सार्वत्रिक संबंध में कुल अवयवों की संख्या
कुल अवयवों की संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए। ए में 5 एलिमेंट है तो इसके सार्वत्रिक संबंध परिभाषा और अवयवों की संख्या कितना हो जाएगा बताइए आप लोग को। संख्या, एक मिनट गलती लिखा रहा है, संख्या कितना हो जाएगा बताइए। कितना, ए स्क्वायर है ना, तो यहाँ 5 है तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और 5 के स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 25। खत्म। क्लियर है चीजें, ठीक है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक लास्ट संबंध है जिसको बोलते हैं रिक्त संबंध, ठीक है। जल्दी से आपको इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, बात करते हैं रिक्त संबंध का, इम्पटी रिलेशन का। रिक्त संबंध क्या होता है? ठीक है ना। एक लास्ट है रिक्त संबंध, ठीक है ना, आराम से देखिएगा। एक लास्ट क्या है, लास्ट संबंध है रिक्त संबंध। रिक्त संबंध इसको बोलते हैं इम्पटी, इम्पटी रिलेशन। रिक्त संबंध क्या होता है? कोई भी समुच्चय है आपके पास, अगर उस समुच्चय है, कोई भी समुच्चय, दो समुच्चय, तो उन दोनों के बीच परिभाषित कोई संबंध जो है रिक्त संबंध कब कहलाएगा, है ना। रिक्त मतलब खाली खाली, उसमें कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। नामे से क्लियर है। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो सेट है, एक मान लीजिए सेट ए है और एक सेट बी है ना। आर एक रिलेशन है सच डेट इट डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू ए टू बी मान लेते हैं अभी। तो यहाँ अगर देखिएगा तो सेट ए में मान लीजिए कुछ एलिमेंट है, इस सेट ए है, इसमें एलिमेंट मान लीजिए 1 2 3 है, और सेट बी में एलिमेंट जो है ना कितना है 2 4 5 है, और सेट ए से बी में एक रिलेशन डिफाइन किया गया है आर, ऐसा। अब ऐसा डिफाइन किया गया ना, किसी का किसी से कोई रिलेशन है ही नहीं, किसी का कोई से कोई सेटिंग है ही नहीं। तो कोई सेटिंग नहीं है तो एक बात बताइए, आर जो है यहाँ पे, आर जो है, आर यहाँ पे क्या हो गया, खाली खाली हो गया ना, कोई किसी से रिलेटेड है या नहीं है। तो इसी को बोलेंगे रिक्त संबंध। तो रिक्त संबंध के बेसिकली क्या बोलते हैं, रिक्त संबंध में क्या बोलेंगे, सेट ए से बी में परिभाषित कोई संबंध आर रिक्त संबंध कब कहा जाता है, जब सेट ए का कोई भी अवयव सेट बी के कोई भी अवयव से रिलेटेड ना हो, है ना। यानी सेट ए से बी में परिभाषित सेट ए से बी में परिभाषित कोई संबंध आर, है ना। सेट ए से बी में परिभाषित कोई संबंध आर मुझे रिक्त संबंध कहलाता है। रिक्त संबंध कहलाता है यदि क्या, सेट ए का कोई भी अवयव सेट बी के कोई भी अवयव से रिलेटेड ना हो, सिंपल बात है। यहाँ पे है ये नहीं है, जिसको कौन संबंध बोलेंगे, रिक्त संबंध। कोई दिक्कत नहीं ना है, सिंपल बात है। एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं, आप चाहे तो एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, तो रिक्त संबंध कैसा दिखाएंगे, एक और एग्जाम्पल है। जैसे मान लेते हैं एक मेरे पास सेट है, क्वेश्चन दे दिया, हम मान लेते हैं मेरे पास एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट क्या है, कुछ भी एलिमेंट दे सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमको दे दिया 2 5 7, है ना,
और जो सेट बी दिया है, सेट बी जो दिया है वो दे दिया है -1 0 और 1, है ना। और आर एक रिलेशन है ना, आर एक रिलेशन है सच डेट इट डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ये से बी में परिभाषित किया गया कि रिलेशन आर है, और आर जो है ना, आर में u a कोमा बी आ रहा है ना, आर में u a कोमा बी आ रहा है सच डेट क्या ए स्क्वायर बराबर होना चाहिए बी के, है ना, ए स्क्वायर बी के बराबर होना चाहिए, जहां ए जो है ना, ए बिलोंग्स ए आएगा ए से और बी आएगा बी से। अब यहाँ पे समझिएगा, आराम समझिएगा। हमको सेट ए दिया, सेट ए में एलिमेंट है 2 5 7 और सेट बी में एलिमेंट है -1 0 1, ठीक है जी। और बोला कि आर जो है ना, आर में u a b से रिलेटेड है, जिसमें ए स्क्वायर का मान बी के बराबर है, जिसके ए स्क्वायर का मान बी के बराबर है ना, जहां ए जो आ रहा है सेट ए से और बी आ रहा है सेट बी से। देखते हैं कोई है वैसा, आराम से। अगर आप इसका अगर हल करें तो आप ध्यान से अगर देखिएगा कि मान लीजिए सेट ए है और इस सेट बी है, इस सेट ए है और इस सेट बी है, ठीक है। इसमें एलिमेंट है 2 5 और 7, इसमें एलिमेंट है -1 0 और 1, ठीक है, ठीक है। इससे इसमें रिलेशन डिफाइन किया गया है आर। कैसे डिफाइन किया गया है? और देखिए यहाँ पे जो ए आ रहा है, ए आ रहा है सेट ए से, इससे ए आएगा, और बी आ रहा है सेट बी से आ रहा है, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या बोला, इसमें ए वही ए बी से रिलेटेड होगा जिस ए का स्क्वायर बी के बराबर हो। तो बताइए एक बात बताइए, कोई है जैसे मान लीजिए 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इधर 4 का 9 है, बोला क्या वही ए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बात बोला गया है कि ए स्क्वायर अगर बी के बराबर होगा वही ए बी से रिलेटेड होगा, उसी ए का सेटिंग बी से होगा। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 है, क्या 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, क्या 4 है इधर का? नो नहीं है। 5 है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 है नहीं है। 7 है, 7 का स्क्वायर कितना 49, इधर 49 है नहीं है। तो भाई नहीं, कोई रिलेटेड नहीं होगा जी। और कोई रिलेटेड नहीं होने का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे रिलेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, खाली खाली बन रहा है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिक्त संबंध है, ठीक है। अच्छा, एक बात और, एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं कि इंपॉर्टेंट रिलेशन ऑन अ सेट, एक ही सेट पर परिभाषित होने वाले रिक्त संबंध, है ना। इंपॉर्टेंट रिलेशन ऑन अ सेट, इंपॉर्टेंट रिलेशन ऑन अ सेट, है ना। किसी समुच्चय पर परिभाषित होने वाले, किसी समुच्चय पर परिभाषित किए जाने वाले रिक्त संबंध, ठीक है। तो कोई भी समुच्चय पर रिक्त संबंध, जैसे मान लेते हैं मेरे पास कोई सेट है, मान लेते हैं कि माना कि ये एक क्या है, अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय, ठीक है जी। ये एक क्या है, अरिक्त समुच्चय, ठीक है। और अगर ये अरिक्त समुच्चय है तो ए में कुछ एलिमेंट होगा, कुछ ना कुछ होगा, मान लेते हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं कि ए में जो एलिमेंट है कुछ दिया, जैसे मान लेते हैं ए बी सी है ना। और एक रिलेशन डिफाइन किया गया है आर, कहां से कहां, ए से ए में, क्योंकि हम एक ही समुच्चय पर, किसी समुच्चय पर, मतलब समुच्चय एक एगो है और उसी समुच्चय पर परिभाषित तो अधिक संबंध पढ़ रहे हैं, तो आर एक रिलेशन जो ए से ए पर ही डिफाइन किया गया है। और रिलेशन जो डिफाइंड किया गया है ए से ए पर, कि जो आर डिफाइंड किया गया है रिलेशन आर, कहां से कहां, सेट ए से सेट ए पर, इसमें एलिमेंट है ए बी सी और इसमें भी एलिमेंट है ए बी सी। और ऐसे डिफाइंड किया गया ना कि किसी का किसी से कोई रिलेशन है ही नहीं, कोई किसी से रिलेटेड है ही नहीं। और जब कोई किसी से रिलेटेड नहीं है तो जो आर है इम्पॉर्टेंट रिलेशन, ये तो है, रिक्त समझ तो है। तो सिंपल क्या बोलेंगे कि किसी समुच्चय पर परिभाषित कोई संबंध रिक्त संबंध कहलाता है यदि उस समुच्चय का कोई भी अवयव, उस समुच्चय के कोई भी अवयव से संबंधित ना हो, कोई किसी से रिलेटेड ना हो, है ना। तो क्या बोलेंगे, किसी समुच्चय पर परिभाषित, किसी समुच्चय
ए पर परिभाषित कोई संबंध आर है ना, कोई संबंध आर, कौन सा मोज, संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है यदि सेट ए का कोई भी अवयव किसी भी अवयव से रिलेटेड ना हो, किसी भी अवयव से संबंधित ना हो। ठीक है, क्लियर है। ये रिक्त संबंध किससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, और नहीं है तो वैसे संबंध को बोलेंगे रिक्त संबंध। ठीक है, ठीक है। अब इस पे बेस्ट एक एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, तो और उसके बाद अपन लेक्चर को खत्म करेंगे। देखिए एग्जांपल क्या, आराम से समझिएगा। एक एग्जांपल अगर लें अपन, तो मान लेते हैं हमको एक क्वेश्चन दिया सिंपल, ज़्यादा टफ नहीं लेंगे। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन दिया, इसमें एलिमेंट है 2 4 है ना, 2 4 और मान लीजिए 2 4 और 5 मान लीजिए, कुछ भी ले लीजिए 5। ठीक है जी, और क्या बोला है, ठीक है ना, और आर एक रिलेशन है, सच डेट इट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू ए, एस से ए पर परिभाषित एक संबंध है आर, और आर का जो वैल्यू है ना, आर में u a, b आ रहा है, u a, b आ रहा है, सच डेट ए क्यू का वैल्यू बराबर है बी के, पहले वाला का क्यू बराबर है क्या बी के, जहां ए और बी जो है ना दोनों किससे आ रहा है, सेट ए से, जहां ए और बी दोनों किससे आ रहा है, सेट ए से आएगा। जाहिर सी बात है, एक ही को सेट ए है तो पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट दोनों सेट ए ही से आएगा। अब इसमें आप चेक करना है कि बताइए ये रिलेशन इम्पट्टी है कि नहीं है, चेक करते हैं। तो इसके रिक्त होने का अगर जांच करें तो ई है सेट ए और ई है सेट ए, इसमें एलिमेंट कितना है 2 4 और 5, तो जाहिर सी बात है इसमें भी एलिमेंट होगा 2 4 5, और सेट ए से ए पर ही एक संबंध परिभाषित किया गया है आर। ठीक है, ठीक है। अब पहले वाला एलिमेंट जो है ना, ई बी सेट ए से आएगा, यहां से ई आएगा ए सेट ए से, और यहां से आएगा बी, ए भी आएगा सेट ए से और बी भी आएगा सेट ए से, दोनों। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है कि वही ए बी से रिलेटेड होगा, वही ए का सेटिंग बी से होगा, वही ए का सेटिंग बी से होगा, जिसमें पहले वाला का क्यू, मतलब पहले वाला का क्यू बाद वाला के बराबर होना चाहिए। यह नाम से देखिएगा, ये क्या बोला है, पहले वाला का क्यू बाद वाला के बराबर होना चाहिए, मतलब ये पहले वाला का क्यू अगर बाद वाला के बराबर जेकर बराबर रहेगा वही आपस में रिलेटेड होगा। बताइए 2 का क्यू होता है 8, 2 का क्यूब 8, क्या 8 है इधर का नो, नहीं है, कोई रिलेटेड नहीं होगा। 4 का क्यू होता है कितना, 4 का क्यू करेगा था चच्चों का सोचो का 64, 4 का क्यू होता है कितना 64, क्या 64 इधर है, नहीं है जी, कहाँ रिलेटेड होगा। 5 का क्यू होता है 125, है नहीं, रिलेटेड ना नहीं होगा, और रिलेटेड कोई किसी से नहीं है, दैट मीन्स क्या कि आर है ना, इसलिए कोई किसी से रिलेटेड नहीं है, तो क्या लिखेंगे ए कोमा बी नॉट बिलोंग्स टू सेट आर, है ना, ए कोमा बी नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, नहीं है, किसी के लिए भी बात नहीं है, कोई भी रिलेशन में नहीं आ रहा है, और नहीं होने का मतलब क्या है, अतः आर एक कैसा है, अतः आर एक कौन संबंध है, रिक्त संबंध है, रिक्त संबंध है, सही है, क्लियर है ना। आप देख पा रहे हो कोई किसी से रिलेटेड है या नहीं है, तो कहां से पता है रिक्त है, बिल्कुल रिक्त है। ठीक है, तो आप लोग जरूर बताइएगा आज के लेक्चर को कि कैसा लगा आपको। आज हम लोगों ने पूरा रिलेशन को, मतलब क्या करें, एक तरह से बोले कि पूरा रिलेशन को रिकॉल भी कर लिया अपन, जो 5 संबंध पढ़ाए थे, 5 टाइप पढ़ाए थे, तत्समक संबंध, स्वतुल्य संबंध, समित संबंध, संगमक संबंध और तुल्यता संबंध, पूरा को हम रिकॉल भी करवा दिया, और साथ साथ हम 2 को नया रिलेशन भी पढ़े, सार्वत्रिक संबंध और रिक्त संबंध। आप जरूर बताइएगा आपको चीजें कैसी लगी। आज इतना ही पर हम आपसे लेंगे विदा, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, है ना, 1.1 का जो एग्जाम्पल है, पहले एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे। हाँ देखिए,
थोड़ा सा इस चैप्टर में इसलिए समय लग रहा है ना क्योंकि चैप्टर थोड़ा लेंदी है, इसमें चीज़ें ज़्यादा है ना, थोड़ा सा मतलब लेकिन को समझ में भी कम आता है, तो लेंदी इसलिए समय लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ढंग से पढ़िए, पूरा चैप्टर बढ़िया समझ में आ जाएगा इजी वे में। बाकी अपना फीडबैक जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसी लग रही है चीज़ें, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जो भी हो बताइएगा। और वाकई में आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि चैनल का सपोर्ट हो, और चैनल का सपोर्ट होगा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा आप लोग के लिए और बेहतर कंटेंट लेके आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना है, गुड बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।